हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर विकल्प से बोला, तुम सारंग परिवार के बेटे नहीं। विकल्प हैरान और कंफ्यूज भरी नज़रों से मृत्युंजय को देखते हुए बोला, आप ये क्या बात कर रहे हो? मैं सारंग परिवार का बेटा नहीं हूँ तो कौन हूँ मैं? अधिराज अंदर आते हुए, तुम मेरे बेटे हो। विकल्प अधिराज की तरफ 2 मिनट देखने के बाद बोला, हैदराबाद राजन परिवार के फैमिली बिजनेस के अध्यक्ष, जिनका नेताओं से भी कनेक्शन है। मैंने आर्टिकल में पढ़ा था उनके बारे में। विकल्प की बात सुनकर अधिराज अपना सिर हिलाते हुए बोला, चलो कम से कम तुम्हें पता तो है कि मैं कौन हूँ। विकल्प अधिराज की बात पर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये मेरे पिता है, आपको भी लगता है कि मैं इनका बेटा हूँ? मृत्युंजय विकल्प के हाथ को पकड़कर बोला, तुम हमेशा मृत्युंजय सारंग के भाई रहोगे। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा कहीं भी जाने के लिए, लेकिन ये सच है कि तुम्हारी रगों में राजन खानदान का खून है। विकल्प मृत्युंजय की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं इतना बड़ा दिल नहीं रखता कि इतने सालों तक जिस परिवार के साथ रहा और अचानक कोई आकर कहता है कि मैं इस परिवार का बेटा नहीं हूँ बल्कि किसी और परिवार का बेटा हूँ तो मैं नहीं जा सकता। ये कहते हुए विकल्प की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मृत्युंजय विकल्प के आंसू को साफ करते हुए बोला, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हें कहीं नहीं जाने के लिए फोर्स करेगा। अधिराज मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, ये मेरा इकलौता बेटा है और इसे ही मेरा पूरा बिजनेस संभालना है। विकल्प अधिराज की बात पर नाराजगी से उन्हें देखते हुए बोला, जाकर किसी और को गोद ले लीजिए, मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। मैं सारंग परिवार का बेटा हूँ और मुझे नहीं संभालनी किसी की जिम्मेदारी। जिस पर अधिराज विकल्प की तरफ शांत नज़रों से देखते हुए बोले, ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन तुम्हारी शादी के वक्त हर फैसला मेरा होगा और बच्चे हो जाने के बाद वो हैदराबाद में रहेंगे। उनके नाम के पीछे राजन सरनेम रहेगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना मैं सारंग परिवार के खिलाफ पुलिस केस करूंगा। जिस पर विकल्प बेड से उठकर बैठते हुए अधिराज से बोला, क्या मतलब पुलिस केस करेंगे आप? क्या मैं आपको कोई 10 साल का छोटा बच्चा लगता हूँ जिसके कस्टडी के लिए आप लोग झगड़ा होना चाहते हो? मैं 24 साल का हो चुका हूँ, मुझे पता है किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना। अधिराज अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैंने कहा कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन किसी भी फैमिली फंक्शन में तुम्हें राजन परिवार में शामिल होना होगा, उसके हर सुख दुख में। तो बताओ, क्या तुम कर सकते हो? विकल्प मृत्युंजय की तरफ देखने लगता है तो मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है, जिसे देखकर विकल्प अधिराज से कहता है, ठीक है, लेकिन मैं अपने नाम के पीछे से सारंग नहीं हटाऊंगा। अधिराज एक नज़र मृत्युंजय को घूरने के बाद अपना सिर हिला देते हैं तो मृत्युंजय एक राहत के हाथ सांस लेता है। तो अधिराज मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहता है, इस बार की दिवाली अगर विकल्प हमारे साथ मनाए तो तुम्हें कोई दिक्कत है? मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले ही विप्लव अंदर आते हुए बोला, मेरे विक्की भैया और मैं साथ में फुलझड़ी और बम ब्लास्ट करते हैं, वो आपके साथ क्यों जाएंगे? आप हो कौन? अधिराज विप्लव को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। न जाने क्यों उन्हें विप्लव बहुत प्यारा लगता था। जब भी वह हंसता था, रोता था या शिकायत करता था, उसके क्यूटनेस पर हमेशा अधिराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। अधिराज को इस तरीके से मुस्कुराता हुआ देख विप्लव नाराजगी से बोला, क्या मैं आपको जोकर लगता हूँ जो आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं? अधिराज मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, क्या मैं इसे अपने साथ हैदराबाद ले जाऊँ? शोभित विप्लव के हाथ को पकड़कर उसे अपने पीछे कर अधिराज की सख्त आवाज़ में बोला, मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। वहीं विप्लव शोभित के पीछे से अपना सिर निकाल अधिराज से बोला, क्या क्या वहाँ घूमने लायक जगह है? अधिराज विप्लव को देखते हुए अपना सिर हिलाकर बोले, बहुत खूबसूरत जगह है। जिस पर विप्लव शोभित को साइड कर अधिराज के सामने आकर बोला, समर वेकेशन में मैं अपने दोस्तों को लेकर वहां पर आऊँगा। आप अपने घर का एड्रेस बता देना, हम वहीं पर रुकेंगे। शोभित विप्लव की बात पर इरिटेट होकर बोला, कभी तो बोला करके मैं कहीं नहीं जाऊँगा, हर जगह मुँह मारने के लिए बस जाना होता है। विप्लव शोभित की बात पर सुनकर एटीट्यूड में बोला, मोम से मैंने बात कर रखी है, उन्होंने कहा कि अगर मेरे अच्छे परसेंट आ जाते हैं तो मैं समर वेकेशन में रिया को लेकर कहीं भी जा सकता हूँ। शोभित विप्लव के सिर पर मार कर बोला, रिया अनमोल की गर्लफ्रेंड है, तो हर पल उन दोनों के बीच में क्यों आता है? मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। विप्लव अपने सिर को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोला, मैं बीच में नहीं आता, प्रोफेसर बीच में आया है और मैं भला रिया से दोस्ती कम क्यों करूं? विकल्प चोर चोर नज़रों से अधिराज को देख रहा था, क्योंकि उसमें दो राय नहीं थी कि विकल्प अधिराज की तरह दिखता था।
वहीं उन लोगों के झगड़े के बीच में मृत्युंजय आकर बोला, हम विक्की को कल विला ले चलेंगे, कल दिवाली है, फिलहाल के लिए नो मोर बकवास। विप्लव मृत्युंजय की बात पर धीरे से उसके पास आकर बोला, आपको पता है ब्रो, कल हम लोग कैफे गए थे तो सुधांशु ध्रुवी दीदी को किस कर रहा था। मृत्युंजय विप्लव को घूरते हुए, और तुम्हें ये सब बकवास देखने के लिए किसने कहा। जिसे सुनकर विप्लव मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, क्या देखना मना था। तो मैं तो वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो देखा कॉरिडोर में वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। मृत्युंजय विप्लव को घूरने लगता है तो विप्लव आगे और कुछ भी न कहते हुए चुपचाप वार्ड से बाहर चला जाता है। विप्लव जैसे ही वार्ड से बाहर आता है उसकी नज़र कुणाल पड़ जाती है, जो कि परेशानी से डॉक्टर की केबिन के बाहर बैठा हुआ था। विप्लव एक तिरछी मुस्कान के साथ कॉफ़ी लेकर कुणाल की तरफ जाते हुए बोला, क्या बात है, हॉस्पिटल के दर्शन करने आए हो तुम। कुणाल विप्लव की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है तो निकलो यहाँ से। विप्लव कुणाल की बात पर उसके बगल में बैठते हुए कॉफ़ी का सिप लेकर बोला, तुमने कर्मा के बारे में सुना है, वो एक दिन तुम्हें सबक ज़रूर सिखाता है। जिस पर कुणाल बुरी तरीके से विप्लव को घूरते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो अपना मुँह बंद करके रखो। विप्लव अपनी गहरी आंखों से कुणाल को देखते हुए हल्की अजीब टोन में बोला, जो दूसरे को दर्द देता है जब वो खुद पर आती है तब बहुत दर्द होता है, और तुम एक कायर हो। कुणाल गुस्से में विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, तुम। विप्लव कुर्सी से खड़ा वहाँ से जाते हुए बोला, उससे कहना ज़्यादा भाव्या के ऊपर न चिल्लाए, वरना ईश्वर सिर्फ चलने लायक नहीं है, अगली बार बोलने लायक नहीं रहेगा। इतना कहकर विप्लव आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं कुणाल की आंखें चौड़ी हो गई थी। गोवा खन्ना बंगलों में प्रकृति सोकर उठने के बाद इधर उधर घूमते हुए ऋतिक के जिम में पहुंच गई थी, जहां पर ऋतिक शर्टलेस होकर पुशअप कर रहा था। ऋतिक बिना प्रकृति की तरफ देखे बोला, तुम हर वक्त मुझे टेस्ट करने के लिए आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो। अब आगे गोवा खन्ना बंगलो। ऋतिक कहने पर कि प्रकृति हमेशा उसके करीब आने के लिए उसके आसपास आती रहती है। प्रकृति उसे घूरने लगती है। प्रकृति के छुरीदार नज़र खुद पर महसूस कर ऋतिक उठकर खड़ा हो जाता है और पानी बोतल को उठाकर पानी पीने के बाद टॉवल से एक्सरसाइज के कारण आए पसीने को साफ करते हुए प्रकृति के सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रकृति अपना सिर ऊपर करके ऋतिक को घूरते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो तुम दुनिया में सबसे खूबसूरत आदमी हो क्या, जिसके पीछे मैं आऊँगी। ऋतिक प्रकृति की बात पर उसके गाल को खींचते हुए बोला, तुम गुस्से में और ज़्यादा हॉट लगती हो। प्रकृति इरिटेशन में उसके हाथ को झटकते हुए बोली, आहा छोड़ो मुझे। ये कहते हुए प्रकृति अपने गाल को सहलाते हुए ऋतिक को घूरने लगती है। ऋतिक प्रकृति को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, सुबह सुबह किस पर डोरे डालने जा रही हो। जिस पर प्रकृति आंखें रोल करते हुए बोली, बीच में घूमने वाली लड़कियों पर डोरे डालने वाले काम तुम्हारे हैं, और भूत की तरह रात को घूम के भी मेरे नहीं। ऋतिक अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, सीरियसली, इसलिए आधे कपड़े पहनकर मैं बीच पर डांस कर रहा था। ऋतिक की बात सुनकर प्रकृति अचानक ऋतिक से बोली, मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, क्या वो लोग अभी भी जेल में है या फिर उन लोगों को रिहा कर दिया गया है। ऋतिक प्रकृति के फ्रेंड्स का जिक्र उसके जबड़े को कस कर पकड़ते हुए, उनसे दूर रहो, वो सब बिगड़े हुए हैं, बड़े बाप के औलाद। प्रकृति ऋतिक के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए, तुम हर बार मुझे इस तरीके से टॉर्चर क्यों करते हो, और वो सब मेरे दोस्त हैं, हम साथ में आए थे। ऋतिक प्रकृति की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सच में, क्या वो तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं। जब मैंने पुलिस को कॉल किया तो तुम नशे में झूम रही थी, लेकिन तुम्हें वही छोड़कर भाग गए सब लोग, और तुम अभी भी दोस्त कहकर गाना गा रही हो। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर बोली, हम मुंबई कब जा रहे हैं। ऋतिक अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मैं गोवा से हूँ और मैं जब तक चाहे तब तक यहाँ पर रह सकता हूँ। इतना कहकर ऋतिक ट्रेडमिल पर दौड़ने लगता है। प्रकृति उसके बगल में आकर खड़ी होते हुए ऋतिक से बोली, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। ऋतिक सिर घुमाकर उसे घूरते हुए बोला, तुम बनना चाहती हो। जिसे सुनकर प्रकृति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, तुम्हारे नखरे बहुत ज़्यादा है और मैं इतना एफर्ट नहीं उठा सकती। ऋतिक कटाक्ष करते हुए बोला, जो तुम्हारे नखरे झेल सकता था उसे अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड के कारण डंप कर दिया। ऋतिक के कटाक्ष को सुन प्रकृति उसे घूरते हुए, तुम न ज़्यादा होशियारी मत दिखाया करो, मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझ पर ही सब
सब कुछ। प्रकृति की बात पूरी होने से पहले ही ऋतिक ट्रेडमिल से उतरकर उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, जिस पर प्रकृति कन्फ्यूजन और हैरानी से ऋतिक को देखने लगती है। ऋतिक अपने होठ पर उंगली रखकर उसके चुप रहने का इशारा करता है तो प्रकृति अपना सिर हिला देती है। ऋतिक दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर एक परछाई दिख रही थी। ऋतिक दबे पांव दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा तुरंत खोलता है तो वहाँ पर राबिन की लाई लड़की, जिसका नाम सांची था, खड़ी हुई थी। वहीं सांची अचानक ऋतिक के दरवाज़ा खोलने पर घबरा जाती है। ऋतिक अपनी काली आंखों से सांची को घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जासूसी कर रही हो? सांची ऋतिक की डरावनी आवाज़ पर जल्दी से घबराहट में बोली, नहीं सर, मैं तो किचन ढूंढ रही थी। ऋतिक अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे वो नहीं पसंद जो मेरे घर में अपना राज करने की कोशिश कर, और ये सेकंड फ्लोर है, किचन नीचे में है, दोबारा इस फ्लोर पर मत आना। सांची ऋतिक की बात पर जल्दी से अपना सिर हिलाकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर पीछे से प्रकृति कहती है, रुको। प्रकृति के ऑर्डर पर सांची रुककर प्रकृति की तरफ देखने लगती है, जिस पर प्रकृति सांची के सामने आकर बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? प्रकृति के सवाल पर सांची ऋतिक की तरफ देखने लगी, जिस पर ऋतिक प्रकृति के हाथ को पकड़कर बोला, यू हैव नथिंग टू डू विथ इट। इसे आज पुलिस स्टेशन छोड़ दिया जाएगा। जिसे सुनकर प्रकृति ऋतिक को घूरते हुए बोली, क्या पूरे गोवा में जितने क्रिमिनल हैं सबको पकड़कर पुलिस थाने में देने का काम तुम्हारा है क्या? अगर हाँ तो क्या गोवा की पुलिस हलवा खा रही है बैठकर? प्रकृति के कटाक्ष को सुनते हुए ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके बोला, शट अप। यह सुन प्रकृति ऋतिक से अपना हाथ छुड़ाकर सांची की तरफ देखकर बोली, चलो हम कुछ खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। प्रकृति के कंफर्टेबल तरीके से बात करने पर सांची अपना सिर हिलाकर उसके साथ नीचे की तरफ चली जाती है। ऋतिक जाते हुए प्रकृति को घूरते हुए अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद ऋतिक जब रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है प्रकृति आराम के साथ सोफे पर पैर के ऊपर रखकर बैठी हुई थी और उसके सामने कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे, जिन्हें प्रकृति ऑर्डर दे रहे थे। प्रकृति को अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता हुआ देखकर ऋतिक अपने बॉडीगार्ड से बोला, अपने काम पर लगो। ऋतिक के बाद प्रकृति सिर उठा उसे देखते हुए बोली, अरे कल दिवाली है और तुम्हारे घर में कोई शोरगुल नहीं है। दिवाली में तो घरों की साफ सफाई की जाती है और सुंदर दिए डेकोरेशन किए जाते हैं, हर तरफ लाइटिंग की जाती है, लेकिन तुम्हारा घर तो वैसा का वैसा ही है। ऋतिक प्रकृति की पूरी बात को इग्नोर कर बॉडीगार्ड से बोले, जितना कहा उतना करो, जाओ यहाँ से। ये सुन प्रकृति बॉडीगार्ड से बोली, जो कहा था वो हो जाना चाहिए, बता रही हूँ। ऋतिक प्रकृति की बात पर गुस्से से बोला, मेरे घर को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ऋतिक के गुस्से भरी आवाज़ पर प्रकृति एक पल के लिए डर जाती है, फिर ऋतिक को घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हारा घर? हाँ, दिवाली में सबके घर खूबसूरत लगते हैं, तो जाकर अपने घर को सजाओ ना, मेरे घर पर क्यों इंटरप्ट कर रही हैं? ऋतिक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। पर ऋतिक के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर प्रकृति की आंखों में नमी आ जाती है और वह सोफे से उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऋतिक बिना उसकी तरफ देखे बॉडीगार्ड से बोला, जाओ। बॉडीगार्ड्स जाती हुई प्रकृति को एक नज़र देखने के बाद चुपचाप बाहर चले जाते हैं और ऋतिक भी वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर मुंबई दीप वीआईपी वार्ड में बैठा ज्योति को देख रहा था, जो कि एकटक सीलिंग को देख रही थी। दीप ज्योति को चुप देखकर उसके हाथ को पकड़ कर बोला, ज्योति तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? ज्योति सिर घुमाकर आंखों में नमी लिए बोले, आई एम सॉरी दीप। दीप ज्योति के हाथ को अपने होठों से लगाते हुए, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ना, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं उस कमीने आलोक की बात में नहीं आने वाला। ज्योति दीप की बात पर रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती थी, जब से उसने मुझे छुआ है मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं मानती। दीप ज्योति के आंसू को साफ करते हुए बोला, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर नहीं गई थी, उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था। ज्योति दीप की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोली, दीपा कहाँ है? दीपांजलि के जिक्र पर दीप हल्का सा मुस्कुराकर ज्योति से बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी मेरी शादी करवाना चाहती है क्योंकि उसे एक मम्मा चाहिए। जिस पर ज्योति दीप को देखते हुए बोली, तो तुमने शादी क्यों नहीं की? दीप अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं अपनी बेटी के लिए जिंदा रह सकता हूँ, मुझे किसी औरत की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर ज्योति दीप की आंखों में देखते हुए, मेरी भी ज़रूरत नहीं है ना?
दीप अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, चुप रहो, तुम बहुत ज़्यादा बकवास करती हो। ज्योति दीप के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोली, नजरें क्यों फेर रहे हो? दीप आंखों में नमी लिए ज्योति से बोला, तुम सच में बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम्हारा मुंह दर्द नहीं करता क्या? ज्योति दीप के हाथ को पकड़कर अपने गाल पर रखते हुए बोली, मैंने तुम्हें घर पर मिस किया। दीप अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोला, अब करने की जरूरत नहीं है, अब हम साथ रहेंगे, हमारी फैमिली साथ रहेगी। ज्योति अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ हम साथ रहेंगे, हमारी फैमिली साथ होगी। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और महक मृत्युंजय अंदर आते हैं। महक अंदर जाकर भागकर ज्योति के पास आते हुए, हेलो भाभी। ज्योति महक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, हेलो, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। जिसे सुनकर महक आंखें टिमटिमाते हुए बोली, मैंने आपको बचाया, ऐसा क्रेडिट मुझे मत दीजिए, मेरे पति ने बचाया। मृत्युंजय महक की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए ज्योति से बोला, ये बिल्कुल सही कर रही है, इसे तो मच्छरों को मारो तो भी दर्द होता है, ये क्या किसी को मारकर तुम्हें बचाएगी? महक मृत्युंजय का साथ देते हुए ज्योति से, मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्योति महक की बात सुन कंफ्यूज में बोली, लेकिन मैंने। महक अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली, आपको आराम करना चाहिए भाभी। महक की बात सुनकर ज्योति समझ जाती है कि महक नहीं चाहती कि उसने ज्योति को बचाए, इसलिए वो आगे और कुछ नहीं कहती। मृत्युंजय एक नज़र ज्योति को देखने के बाद दांत पीसकर दीप से बोला, तुमसे बात करनी है। दीप मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिला। महक से बोला, मैं तुम्हारे अग्गू पति से बात करके आता हूँ, तुम ज्योति के साथ बैठो। ज्योति दीप की बात सुनकर बोली, दीप। दीप आंखें रोल करते बोला, हाँ नहीं बोलूँगा। इतना कहकर दीप खुन्नस में मृत्युंजय को घूरने के बाद बाहर की तरफ चला जाता है और मृत्युंजय ज्योति को देखकर फीकी मुस्कान लिए बाहर आ जाता है। उन लोगों को जाने के बाद महक ज्योति के पास बैठते हुए बोली, भाभी दीपांजलि आपको बहुत मिस करती है। ज्योति महक की बात सुनकर बोली, मुझे आपसे कुछ कहना था। महक अपना सिर हिलाकर बोली, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ज्योति कुछ पल चुप रहकर बोली, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट लेना था। जिस पर महक से थोड़ी परेशान होकर बोली, क्या आपको कहीं पर दर्द हो रहा है? ज्योति महक की बात पर जल्दी से बोली, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऑपरेशन करवाना था, मैं उन घटिया लम्हों की निशानी को नहीं रखना चाहती। महक ज्योति की बात पर कुछ पर शांत रखकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, भाभी इस बच्चे को रखने के लिए कहना आपका दर्द को बढ़ाने जैसा है, लेकिन एक बार डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। ज्योति महक की बात पर बोली, क्या आप डॉक्टर को बुला सकती हो? महक अपना सिर हिलाकर वार्ड से बाहर चली जाती है और बाहर आती है तो देखती है वहाँ पर मृत्युंजय और दीप नहीं थे, जिसे देखकर वह खुद से बोली, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? इतना सोचते हुए महक मुंह बनाकर डॉक्टर के केबिन की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।